हाँ, यहां से तब लाइट रे क्या करेगी बालक, पैरेलल जाएगी कुछ इस तरीके से, ऐसे जाएगी क्या, और कुछ इस तरीके से रखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये लाइट रे इस तरीके से जाएगी। अब डिफ्रैक्शन में क्या होता है बालक, जब लाइट रे किसी भी अपर्चर से पास करती है, किसी कॉर्नर से पास करती है, तो अपने पास से क्या करती है, बेंड कर जाती है, थोड़ा सा बेंड कर जाती है, इधर बाहर की ओर, ठीक है। अब यहां से लाइट रे बालक पार करेगी, किधर जाएगी, ये इधर चली जाएगी और इधर इस डायरेक्शन में चली जाएगी। सामने एक स्क्रीन लगाते हैं हम लोग, क्या लगाया जाएगा, स्क्रीन, ठीक है। तो एक बहुत छोटा चीज बस काम करने वाले, मान लेते हैं जो बालक स्लिट है, इसका कुछ ना कुछ तो विड्थ होगा, चौड़ाई होगा, सपोज करते हैं किसके बराबर है, ए के बराबर है, ऐसा मान लें। चलिए बीच वाला लाइन हटा ही देते हैं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे डिफ्रैक्शन होगा तो स्क्रीन पे हमको कुछ दिखेगा, या तो डार्क बनेगा या तो ब्राइट बनेगा, कुछ ना कुछ होगा, वो बात की बात है, क्या बनेगा वो बाद में देखेंगे। लेकिन यहां देखो वाला लाइट रे कुछ इस डायरेक्शन जाएगी, ठीक है। एक लाइट रे, कोई भी कोई लाइट रे जरूर होगी जो इधर भी जाएगी और उधर भी जाएगी, हर तरफ लाइटें जाती है कुछ इस तरीके से। यहां पे क्या करते हैं, फिर से वाला एक लेंस लगा लेते हैं, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो स्लिट के बहुत पास होता है, मैं केवल समझाने के लिए थोड़ा दूर बनाया हूं, ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि लाइट रे जब यहां पे आए, फैल के ना जाए, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होकर जाए, ठीक है। अब लाइट रे यहां से पास की, मान लेते हैं यहां से कहीं, यहां पे क्या, ये लाइट रे यहां से पास करेगी तो कुछ इस तरीके से यहां पे मिलेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी डार्क या ब्राइट जो बनना होगा वो बनेगा, ठीक है। किसी एक पॉइंट की बात करते हैं, वैसे जैसे इधर भी लाइट रे जाएगी, इधर भी लाइट रे जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन हुआ है, हमको यहाँ पाथ डिफरेंस निकालना होता है, जैसे हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट निकाले तो पाथ डिफरेंस याद है, पढ़े पाथ डिफरेंस, वैसे यहाँ भी पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ वाले पाथ डिफरेंस निकालने के लिए सिंपल सा काम करते हैं, जैसे दो लाइन हमारे पास है, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, अगर इनके बीच हम पाथ डिफरेंस निकाले तो नॉर्मली आप कैसे निकालना चाहोगे, पाथ डिफरेंस समझ रहे हो ना, मतलब उनके लंबाई का अंतर, ऐसा समझ सकते हैं, लेंथ का डिफरेंस निकालना है एक तरीके से। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे इसका, तो देखो ये ए बी सी, ये दो लाइन है ए बी और बी सी, इनका पाथ डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहां से बालक परपेंडिकुलर डालते हैं इस पे, ठीक है, कोई पॉइंट डी होगा, क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर वहां से डालेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन बच रहा है, ये तो इसके लगभग इक्वल मान लेते हैं, ये जो बचा यही क्या होता है, पाथ डिफरेंस। तो सेम काम करेंगे, हमको इन दोनों लाइन के बीच का पाथ डिफरेंस निकालना है, क्या करेंगे, यहां से बालक इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, पाथ डिफरेंस यही वाला होगा, क्या ये वाला क्या होता है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं, ठीक है। तो बी एन हमारा क्या होगा, पाथ डिफरेंस, इसका ये चौड़ाई कितना है बालक, ए के बराबर है, मान, अच्छा ये 90 डिग्री होगा, समझ में आ रहा है, ये एंगल मान लेते हैं कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। अब एक चीज देखो, तुम बी एन की वैल्यू बता सकते हैं कितना होगा, बी एन बताइए कितना होगा, इसको मिटा रहा हूं, चलिए बताइए, वही बी एन हमको क्या बताएगा, पाथ डिफरेंस, बी एन किसके बराबर होगा बालक, एक चीज समझो, ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या समझ रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस है एबी, ये भी हाइपोटेनस है, और हमको बीएन निकालना है, बीएन किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर काम करेगा, जिस जो एंगल लेते हैं उससे सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये एंगल हमको पता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बताता है, साइन, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या पड़ेगा, परपेंडिकुलर कितना है, बीएन अपन हाइपोटेनस किसके बराबर है, एबी के बराबर है, तो बताओ बीएन इज इक्वल टू क्या, एबी साइन थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे हुआ। तो यही वाला पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस अब लिखेंगे इज इक्वल टू, एबी किसके बराबर है, ये आता है हमारा पाथ डिफरेंस, किसके बराबर आता है वाला, ए साइन थीटा के बराबर आता है। ये समझ में आ रहा है क्या है, क्या है, ए स्लिट की चौड़ाई है, जैसे स्लिट बहुत स्मॉल होल होता है, उसकी चौड़ाई है, उसकी विड्थ है, ठीक है। मैं यहाँ समझाने के लिए आपको बड़ा बनाया हूं, रहता बहुत स्मॉल, जैसे यंग डबल स्लिट मैंने छोटे छोटे बताया था,
रहते उतने बड़े हैं, छोटे छोटे पतले पतले एकदम, ठीक। लेकिन आपको समझाने के लिए बस मैं थोड़ा बड़ा बनाया हूं, तो इसको नोट करिए तुरंत। अच्छा 12th में सिलेबस में था डिफ्रैक्शन? ठीक है, तो नहीं था, था पोलराइजेशन नहीं था। कल का पेपर देके और लोग सदमे में चले गए क्या? ओह गुड। आज 12th का रिजल्ट आएगा, क्यों नहीं खुलेगा? मिठाई मिलेगा, कब आएगा? मतलब कितने बजे आएगा? आज क्यों नहीं आया सब? ठीक है, आज रात तक आ जाएगा। तो उसमें घबराना क्या, लग रहा है फेल हो जाओगे क्या? ऐसा भी लग रहा है? हाँ फेल हो जाओगे, तो इतना पढ़ाई करने का क्या मतलब निकला? देखो मोबाइल इधर रखे हो, तब से इसे छू रहे हो गया। अच्छा देखो बालक, एक चीज यहां पर भी जो सेंटर पे बालक बनता है वो मैक्सिमा बनता है। यहां मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं, ठीक है। सेंटर पे हमेशा क्या बनेगा? मैक्सिमा बनेगा, मतलब बिल्कुल कैसा दिखेगा? ब्राइट दिखेगा, रहा। तो हम लोग बात करते हैं, उसके बाद वो ये सेंटर पे क्या बनेगा? मैक्सिमा बनेगा। उसके बाद जो भी बनेगा मिनिमा बनेगा, फिर उसके बाद मैक्सिमा बनेगा। तो उसको सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा। अगर सेकेंडरी बालक हम अगर सेकेंडरी मिनिमा की बात करें, इसके लिए बात करें सेकेंडरी मिनिमा की बात करें, तो उस समय जो पाथ डिफरेंस होता है, मतलब ए साइन थीटा होगा बालक, वो एन लैम्डा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एन लैम्डा। सेकेंडरी मैक्सिमा, सॉरी सेकेंडरी मिनिमा, ध्यान रखना। तो पहला सेकेंडरी मिनिमा कब बनेगा? जब एन इक्वल टू कितना हो? 1। एन इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1 2 3 4। तो पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो, तो उस केस में हमेशा क्या बनेगा? सेकेंडरी मिनिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, ठीक है। ऐसे ही सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करते हैं। अगर बालक सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करेंगे, तो उस केस में जो पाथ डिफरेंस होगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू ये आता है 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। यहां भी n की वैल्यू कहां से होगा? 1 2 3 ये जाएगा n तक। हाँ वो मत सोचो, ठीक है। इसका अलग कंसेप्ट होता है बालक। यहां पे इंटरफेरेंस ऐसा कुछ वाला कंसेप्ट नहीं है। ये सब प्रैक्टिकली चीजें होती हैं, ठीक है। इसका तुम प्रूफ भी नहीं पढ़ रहे होगे, अगर कभी पढ़ा रहे होगे तो। ये सब प्रैक्टिकली होती है, आप इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो जाना घर पे पर्दा लगा होगा, उसमें एक जो छेद करना, ठीक है। भाग जाना ये बहुत अच्छी बात है, लोग बिना बताए भाग जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। कहां भगाएंगे बताओ? बहुत नहीं, जाओ छत पे भगो। छत को ऐसे भी लोग बिना बताए जाते हैं चोरी से। हो गया बालक। देखो अगर हम ग्राफ बनाए थोड़ा सा, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी और वेवलेंथ को लेकर के, ये वाला मिटा दे बालक पूरा। बोलो हाँ, बोला करो। अगर बालक ग्राफ बनाते हैं, ये देखो वेवलेंथ का एक्सिस है मान लो, और ये हमारा इंटेंसिटी का एक्सिस है। ये क्या है? इंटेंसिटी।
ये किसका है, वेवलेंथ लैम्डा का। तो कुछ इस तरीके से बनती है बालक, सेंट्रल ये मैक्सिमा बनेगा हमेशा, फिर इस तरीके से धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। ऐसे इधर भी ले जाएंगे, ठीक है। तो सेंटर में हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा बना, ठीक है। ये क्या होगा बालक, ये क्या होगा, सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। ये भी सेकेंडरी मैक्सिमम होगा, ये भी सेकेंडरी। ये कितने डिस्टेंस होगा पता है, इसका वेवलेंथ कितना होगा यहाँ पे, एन की वैल्यू कितना पुट करो, 2 पुट करो, कितना आएगा मैक्सिमा के लिए, 2 लैम्डा, 2 लैम्डा। ये 2 लैम्डा कहां से, यहां से लेते हैं। ये मिनिमा है, सेकेंडरी मिनिमा है। पहला सेकेंडरी मिनिमा कितने कितने बनेगा वाला, उसमें एन की वैल्यू 1 पुट करो, देखो क्या आ रहा है, तो 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। आज समझ में कैसे निकालना है, ऐसे ही इधर भी जाएंगे। हो गया बालक, मिटा दे, आगे चलें। चलिए आगे देखिए, एक चीज काम करते हैं, ऐसा करते हैं, मान लेते हैं बालक ये स्लिट है और स्क्रीन है, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कितना लेते हैं, कैपिटल डी, याद है तुम लोगों को, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसका विड्थ कितना होगा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो बनाए थे पूरा, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा था, ग्राफ। अच्छा एक चीज देखो बालक, एक बार ग्राफ से तुम लोग समझा थोड़ा सा ना, तब अच्छे समझ में आएगा। हमको किसका विड्थ निकालना है, सेंट्रल मैक्सिमा, ये विड्थ, अरे समझ में, यहां हम दो सेंट्रल में या फिर दो सेकेंडरी मिनिमा के बीच का डिस्टेंस निकाल लें, अगर हम दो सेकेंडरी मिनिमा के बीच का डिस्टेंस अगर निकाल लें तो हमको ये विड्थ मिल जाएगा क्या, देखो तो ऐसा कर सकते हैं। फिर समझो ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। इसकी चौड़ाई बतानी है, ये कितनी होगी, विड्थ बताना है इसका। अब ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दो सेकेंडरी मिनिमा के बीच का डिस्टेंस अगर निकाल लें तो क्या इसका विड्थ मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो हम यही काम करने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीज लिखो बालक, सेकेंडरी, अब पहला बात करें तो एन वैल्यू 1 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू, मिनिमा की बात किया कर रहे हैं, एन लैम्डा फॉर्मूला था सेकेंडरी मिनिमा के लिए, तो हमको पहला निकालना है, एन की वैल्यू कितना पुट करेंगे 1, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा, लैम्डा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, सही है ये बात, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि बालक हमारा जो एंगल ये थीटा है, ये बहुत स्मॉल है, होता है बहुत स्मॉल है, लगभग 0 को टेंड करता है ये एंगल, यहां आपको थोड़ा बड़े में दिख रहा है, लेकिन ये होल अगर बहुत स्मॉल हो जाए तो एंगल थीटा भी क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो अगर थीटा, अगर इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, उस केस में बालक साइन थीटा क्या लिखेंगे, थीटा, साइन थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है, ये उसी तरीके से है जैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, मतलब थीटा अगर 0 को टेंड कर रहा है तो जो एंगल होगा वही वैल्यू मिलेगी, देखो एंगल ही मिल गया क्या पूरा वैल्यू। तो उसी तरीके से अगर थीटा अगर 0 को टेंड कर रहा है, बहुत स्मॉल है, तो जो एंगल है वही पूरी वैल्यू मिलेगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यह लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई, ठीक है बालक। अब एक चीज देखो, यहां से अगर निकालना है मुझे, यहां से ये जो लेंस है बालक विड्थ के बहुत पास होता है, विड्थ के बहुत पास होता है।
और लाइट रे इस पे पैरेलल जाके मिल रही है। एक डायग्राम और बनाएंगे तो और अच्छे से वाला तुमको समझ में आएगा, कुछ ऐसा। ये भी तो होगा, ठीक है, यही सेंट्रल मैक्सिमा है। अब एक चीज देखो, लाइट रे पैरेलल आ रही है, मिलके कहां जा रही है, फोकस पे जाके मिल रही होंगी, फोकस पे जाके मिल रही होंगी, मतलब ये डी किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। क्या डी किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। और ये पॉइंट पी मान लेते हैं ऐसा कि ये हमारा सेंट्रल सेकेंडरी मिनिमा है, और ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। जो ग्राफ में अगर मैं थोड़ा सा चेंज नहीं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसे यही विड्थ निकालना है हमको। ये मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे क्या बन रहा है हमारा, सेकेंडरी मिनिमा इधर बन रहा है, एक्स डिस्टेंस पे सेकेंडरी मिनिमा इधर बन रहा होगा, इसी का पूरा चौड़ाई निकालना है हमको, ठीक है। तो x अगर निकाले के बालक, तो उस केस में देखो, अगर बालक ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल क्या आता है, थीटा के बराबर आता है। किसके बराबर आएगा, अब ज्योमेट्री नहीं लगाएंगे, तुम लोग समझना, या नहीं आएगा तो पूछना कैसे बता देंगे थीटा के बराबर होगा ये, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये किसके बराबर होगा, थीटा। अब थोड़ा सा उसमें आओ तुम लोग, सर्कुलर आर्क पड़े हो गए, तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो आर का काम कौन करेगा, एक्स, रेडियस का काम कौन करेगा, डी, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई डी या एक्स बाई एफ। देखो तो क्या डी एफ के बराबर है, इसके फोकल लेंथ के बराबर होगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं डी किसके बराबर होगा, फोकल लेंथ के बराबर होगा। इसको इक्वेशन 2 मानो और इक्वेट करो और x की वैल्यू निकालो, तो कितना आएगा वाला, तो x बाई एफ इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई ए इंटू एफ। चाहो तो तुम d भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल डी भी लिख सकते हैं। ये देखो यहां सेंट्रल मैक्सिमा से, ये सेंट्रल मैक्सिमा से सेकेंडरी मिनिमा का डिस्टेंस है, ठीक है। अब मुझे विड्थ निकालना है, तो क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x के बराबर होगा, ठीक है। तो लिख रहे हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा किसके बराबर होगा बालक, 2x के बराबर होगा, या 2 लैम्डा एफ बाई ए, या क्या लिख सकते हैं 2 लैम्डा डी बाई ए, ठीक है। तो ये याद रखना। और कैसे हुआ समझ में आ रहा चीजें, चलो अच्छी बात है। ग्राफ आप बना चुके हो, तो ये तो बस ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। डिफ्रैक्शन खत्म, आगे पोलराइजेशन पे आओ। अरे बस डिफरेंस इतना है, ठीक है, बस सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट और कुछ नहीं है। पोलराइजेशन नहीं आएंगे, नहीं आते हैं बालक, पोलराइजेशन से क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस में हमारा काम है बताना, तुम लोग को बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं, नहीं आता है। कभी कभी पूछ ऐसे मजाक में कभी कभी पूछ लेते हैं, वैसे नहीं आते। अगर आते हैं बालक तो तुमको फार्मूला जैसे विड्थ पूछ लिया किसका, सेंट्रल मैक्सिमा कितना होगा, ठीक है, या सेकेंडरी मिनिमा कितने बनेगा, सेकेंडरी मैक्सिमा कितने बनेगा, न्यूमेरिकल यहां से नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल आते हैं तुमको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो आपको पूरा फार्मूला लिखवाया गया है, आपको वहां से न्यूमेरिकल आते हैं। जो ब्राइट फ्रिंज, जो पहला ब्राइट फ्रिंज या दूसरा डार्क फ्रिंज, उसका वो सब वहां से न्यूमेरिकल आते हैं आपको, और उसमें भी होगा आपको, उसमें होना चाहिए बुकलेट में। चलो अगला टेस्ट कब दे रहे हो, परसों, कल। अब टेस्ट ऑनलाइन होगा, ठीक है, लेंगे, बताएं, उसमें फायदा होगा ना भाई। सोचो करोड़ों रुपए लग जाते हैं प्रिंट आउट कराने में, तो एक दिन में ब्याज नहीं बढ़ेगा उस पर, कल बोले थे ना, बोलो। अबे तो उसमें लाखों का इंक लग जाता है,
अरे ऑनलाइन में देखो फायदा ये होगा, तुमको देना भी ऑनलाइन है एग्जाम। पेन पेपर प्रैक्टिस मत करो, पेपर जिस मोड में देना हो प्रैक्टिस भी उसी मोड में होना चाहिए आपका। पता है आप पेन पर पेपर पे किए पड़े हो, आदत तो उस पर करने का, वहां मिल गया कंप्यूटर। हाँ तो वो सॉल्व करने के लिए मिलता है बालक ना, क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पर रहेंगे, तो स्क्रीन पर लिख, और एक बार में आपको एक ही क्वेश्चन दिखता है, ये होता है ना। कॉपी में क्या, यहाँ क्या दिखता है एक साथ, जो मन करे वो देख रहे हो। आप चाहे लैपटॉप दीजिए, आप चाहे मोबाइल दीजिए, वो आपकी इच्छा है। हाँ घर से भी दे सकते हो बालक, कहीं से भी दे दो, ठीक है। आप तुरंत सबमिट करोगे, जैसे ही टाइम आउट होगा आपका रिजल्ट सामने तुरंत होगा। उसमें ऑनलाइन भी फायदा होता है, मतलब हमको अलग से रिजल्ट नहीं निकालना पड़ेगा, वो तुम अपना रिजल्ट तुरंत देख लोगे, कितना नंबर पाए हो और क्या आपकी रैंक है सभी लोगों में, वो भी आपको पता चल जाएगी। लेकिन आपका किसी और को नहीं दिखेगा, ठीक है, सब लोग केवल अपना अपना देख पाएंगे। ये सही रहेगा। अगर तुम चाहो तो कोचिंग में आए बिना घर से भी दे सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, गलती से भी गलती किए तो वो सबमिट हो जाएगा। कभी ये मत सोचना कि हम इसको ऐप को मिनिमाइज करके गूगल करके करें, अगर आप ऐप को मिनिमाइज करोगे वो तुरंत अपने आप सबमिट ले लेगा, ठीक है। हाँ आप दूसरे फोन से करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन उस जिस मोबाइल से आप कर रहे हो उस मोबाइल में बिल्कुल ऐप बंद नहीं होना चाहिए, एक सेकंड के लिए भी नहीं बंद होना चाहिए। कॉल आए, कॉल रिसीव नहीं करना है, आप फोन काट दो, रिसीव कर लिए फोन अगर, तब भी सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ये सब बातें ध्यान रखना है। हाँ पूरा समय खत्म होने के बाद अपीयर होगा। जैसे मान लो 2 घंटे का टेस्ट है, सपोज करते 11 से 1 टेस्ट है आपका, तो सपोज करो 11:05 हुआ और आपका सबमिट हो गया अपने आप, या कुछ भी आपके कुछ किए होंगे या उसको मिनिमाइज किए होंगे ऐप को, या फिर फोन कॉल रिसीव किए होंगे, सबमिट हो गया, अब वो आपको नहीं खुलेगा ऐप, जब भी खुलेगा 1 बजे के बाद खुलेगा। आप पेपर नहीं दे सकते हो, क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो, लेकिन आपको सॉल्व करने का टाइम खत्म हो चुका रहेगा, नहीं कुछ होगा, खत्म हो गया रहेगा, ठीक है। तो उसी टाइम, अच्छा ये भी है कि 11 से 1 टाइम है, यहाँ क्या होता है सर 10 मिनट और ना, वहां कुछ नहीं, जैसे 1 बजे तुम सबमिट करो या मत करो, वो अपने आप सबमिट हो जाएगा 1 बजे, ठीक है। पोलराइजेशन, हाँ पोलराइजेशन पे आ रहे हैं, बताइए पोलराइजेशन क्या होता है, जल्दी बताओ। ध्रुवीकरण हिंदी में बोलते हैं, पढ़े हो? कोई नहीं पढ़ा है, ऐसा कोई है जो पढ़ा है पोलराइजेशन? अबे देखो एकदम सिंपल सा होता है, चुप है, कुछ भी बोले जा रहे हो। देखो वाले, कहीं पर हमारे पास सोर्स है, क्या है सोर्स, ऐसे समझो सोर्स है, तो अब यहां से जब लाइट निकलेगी तो वेव के फॉर्म में निकलेगी, ठीक है। जब वेव के फॉर्म में निकलेंगी तो उसके मीडियम पार्टिकल जो होंगे वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। तो सपोज करते हैं ये सोर्स यहां से लाइट निकलेगी, इसके मीडियम पार्टिकल क्या कर रहे हैं वाला, वाइब्रेट कर रहे हैं, हर तरफ चारों तरफ वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। ये क्या, ये वाला ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, हर चारों तरफ क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट। तो अगर कोई भी लाइट में अगर वाइब्रेशन चारों तरफ हो रहा है तो इस तरीके के लाइट को बोला जाता है अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। तुम सो रही हो वाला, क्या है, नींद जा रहा, आंखें क्यों बंद कर ले रही बालक, चलिए कोई, अनपोलराइज ऐसे लाइट को क्या बोलेंगे, अनपोलराइज लाइट। नॉर्मली हम लोग जितने भी लाइट देख रहे हैं, लाइट से जल रही है, तो यहां से लाइट आ रही है वो कैसी लाइट आ रही है, अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है। इस तरीके की लाइट क्या बोला जाएगा, अनपोलराइज्ड लाइट। अब क्या करते हैं बालक, इसके आगे पोलराइजर लगाते हैं। पोलराइजर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। अब वो इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे तो होगा क्या, कुछ इस तरीके का, आप किसी भी शेप का बना सकते हो। मैं चलो बेंजीन, बेंजीन है नहीं, और बीच में होल करो ऐसे,
एक वर्टिकल क्या करो, होल करना है उसमें। तुम सपोज करो कॉपी दो बल्ब अपनी थोड़ी सी, ये मान लो तुम्हारा क्या है, इसको सपोज करो कि ये क्या है आपका पोलराइजर है। पोलराइजर एक इंस्ट्रूमेंट है। अब इसके आगे ऐसे रख दो, लाइट यहां से आएगी, इसका वाइब्रेशन किधर हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है। लाइट आएगी तो वाइब्रेशन किधर होगा, चारों तरफ। इसमें से अब लाइट देखो, इसमें होल कैसा है, वर्टिकल है, इसमें से कौन सी लाइट का वाइब्रेशन पार करेगा, जो ऐसे वर्टिकल हो रहा होगा, फिर वही लाइट पार करेगी। जो ऐसे हो रहा होगा क्या करेगा, रुक जाएगा क्या, रुक जाएगा जो ऐसे हो रहा होगा, क्योंकि होल तो ऐसे है। ऐसे वाला क्या होगा, रुक जाएगा। ऐसे वाला क्या होगा, रुक जाएगा। जो ऐसे होगा वो भी क्या होगा, रुक जाएगा। सभी लाइट रे का वाइब्रेशन रुक जाएगा, सिर्फ कौन लाइट रे पार करेगा, जो परपेंडिकुलर होगा। ये समझ में आ रहा है। ऐसे समझो कि तुम्हारे पास पेन है, कई ठो पेन लो, कई ठो पेन लो और कई डायरेक्शन में रखो, और यहां पार करो एक होल है जो वर्टिकल है, तो उसमें से कौन सा पेन पार करेगा, जो ऐसे होगा। बाकी सभी पेन रुक जाएंगे यहां पे आके, वो पार करेंगे, वो सब पार नहीं करेंगे। तो बालक जब लाइट रे किसी भी पोलराइजर से पास करती है, या कोई अनपोलराइज्ड लाइट जब किसी पोलराइजर से पास करती है, तो वो एक सिंगल डायरेक्शन में क्या होती है, केवल वाइब्रेशन पार कर पाता है। यही होता है क्या, बस यही वाला पार करेगा। अगर इसमें से जो अगर यहां होल कर रहे हैं ऐसा, तो अगर होल ऐसा करते ऐसा, तो ऐसे वाइब्रेशन जो कर रहा होता है वो पार करता है, बाकी सब क्या करते, रुक जाते। तो अभी क्या है बालक, वाइब्रेशन चारों डायरेक्शन में हो रहा था, अब क्या हुआ, एक सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेशन होने लगा जब किसी भी पोलराइजर से लाइट रे को पास कराया। तो इस तरीके के लाइट को बोला जाता है पोलराइज्ड लाइट। जब लाइट का वाइब्रेशन क्या हो, एक सिंगल डायरेक्शन में हो, तो इस तरीके की लाइट को क्या बोला जाता है, पोलराइज्ड लाइट। एक चीज और समझो, एक तरीका और है बताने का। अभी क्या है कि चारों डायरेक्शन में लाइट रे पास जा रही है, तो लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, होगी क्या। इस समय क्या हुआ, लाइट की इंटेंसिटी पहले से बढ़ गई या घट गई, या सेम रहा, घट गई, क्योंकि अभी तो वाइब्रेशन चारों तरफ हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, सिंगल डायरेक्शन में हो रहा है। तो लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, घट जाती है किसी भी पोलराइजर से पास करने के बाद। ठीक है। अब देखो इसका यूज कहां होता है, ये सब देखो तुम लोग जो वेल्डिंग का काम करते हैं, देखे हो, ठीक है। ऐसा कहते हैं ना कि नॉर्मल आंख से नहीं देखना चाहिए उसको। तुम भी सो रही हो लड़की, क्या नाम है तुम्हारा, तुम गाल पे हाथ हटाओ, जिसे लग रहा है कोई छोड़ के भाग गया है, बहुत दुखी है लड़की। क्या हो गया जी, कौन गया, देखो ऐसा तुम नहीं, कोई और सही, कोई और नहीं, कोई और ऐसा कुछ। भाई गाल पे हाथ रखे वही सोचता है ना, तो जो बहुत दुखी होता है। और इस समय तुम लोग दुखी होने का कारण क्या हो सकता है, वह रिजल्ट नहीं है, वो तो हमें पता है रिजल्ट नहीं है, है किसको है, तो पढ़ लिए होते, अभी भी भूल गए होगे, 10 दिन याद रहेगा। चलो हाँ, जो बालक वेल्डिंग करते हैं वो देखो तो एक ग्लास यूज करते हैं, देखें आप लोग, वो पोलराइजर ग्लास होता है। कौन सा ग्लास होता है, पोलराइजर ग्लास होता है। पोलराइजर ग्लास लगाने से ये फायदा होता है कि लाइट की इंटेंसिटी अगर बहुत ज्यादा होती है तो वो लाइट की इंटेंसिटी क्या करता है, कम करता है। पोलराइजर का सिंपल सा काम होता है, वो लाइट की इंटेंसिटी क्या करता है, कम करता है। जैसे तुम लोग कार, अगर लोग होता है ना, कार बहुत सस्ती भी लेते हैं, बहुत महंगी भी लेते हैं। जो कार महंगी होती है उसमें पोलराइजर ग्लास लगा होता है शीशे पे, ताकि रात में जब आप चलो तो सामने से भी गाड़ियां आएंगी, ठीक है। तो लाइट बहुत ज्यादा होती है तो हमको दिखता है आगे, आंख चमक जाता नहीं दिखता है। लेकिन वही शीशे पूरा पोलराइजर ग्लास अगर लगा होता है तो वो क्या करता है, लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देता है। मतलब लाइट तो हमारे पास बहुत आ रही है, लेकिन जैसे उस ग्लास से पास करेगा लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये पोलराइजर ग्लास का यूज होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे लाइट की इंटेंसिटी कम हो जा रही है। यहां चारों तरफ वाइब्रेशन हो रहा है, वहां क्या हो गया, एक सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेशन होने लगता है। यही होता है पोलराइजर, ठीक है। अब बात आता है कि लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई तो कितनी से कम हो गई। एक इसी में पढ़ते हुए एनालाइजर, जैसे ये एनालाइजर चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि लाइट हमारी अभी तो ऐसे पार हो गई लाइट, हमको क्या पता, हमको लाइट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, हमको लाइट दिख ही नहीं रहा है कि लाइट पोलराइज हुई या नहीं हुई। तो उसको चेक करने के बाद एक एनालाइजर यूज करते हैं, रहता इसको बालक पोलराइजर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजर बोला जाता है, ठीक है। इसको
तो जो एनालाइजर होता है वो रहता पोलराइजर ही है, ठीक है। सिर्फ हम लोग ये यूज करने के लिए, ये चेक करने के लिए या फिर ये एनालाइज करने के लिए हम लोग उसको लगाते हैं पोलराइजर को, कि लाइट हमारी पोलराइज हुई या नहीं हुई, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, एनालाइजर। एनालाइजर रखते हैं यहाँ पे। अब देखो ये लाइट पोलराइज हुई या नहीं हुई कैसे चेक करेंगे, इधर भी हमको लाइट दिख रही थी, इधर भी लाइट दिख रहा है, ठीक है। तो यहां बल्कि एक एनालाइजर मतलब एक पोलराइजर और लगाओ, कुछ ऐसे लगा दो, ऐसे, ये होल ऐसे कर दो। क्या लाइट इसमें से पार करेगा, नहीं पार करेगा। तो हमको इधर क्या दिखेगा, कुछ दिखेगा, अंधेरा दिखेगा, डार्क, डार्क दिखेगा। अगर यहाँ पे ये पोलराइजर सॉरी एनालाइजर जो है ऐसा लगा दो, तब कैसा दिखेगा, यहाँ पे लगाना है, तब लाइट हमको दिखेगी, क्योंकि ये पूरी लाइट इसमें से पार कर जाएगी। तो हमको कैसा दिखेगा, ब्राइट दिखेगा। तो यहीं से बस ये चेक करते हैं कि भाई लाइट पोलराइज हुई या नहीं हुई। देखो ये क्या किया, लाइट को रोक दिया, इसका मतलब एक भी वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में नहीं है। अगर इस डायरेक्शन में होता तो इसमें एक जरूर कुछ न कुछ लाइट पार की होती, पार की होती तो हमको डार्क नहीं दिखता, लेकिन हमको डार्क दिख रहा है, इसका मतलब ये लाइट क्या है, एक सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। और जब इस तरीके से लगाया तो पूरा पूरा हमको ब्राइट दिखने लगा, ठीक है। तो इसको है तो पोलराइजर ही, देखो सेम है, क्या सेम है, लेकिन इसको क्या बोला जाता है, एनालाइजर। बस ये चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि लाइट पोलराइज्ड हुई है या फिर नहीं हुई, इसलिए इसका नाम रख दिया जाता है एनालाइजर। लाइट की इंटेंसिटी निकालते हैं मेलस लॉ से, लॉ ऑफ मेलस, नाम सुने हो, चलो देखो क्या क्या बना है, 2 तो हेडिंग है इसमें, इसको मिटा दें, जल्दी बनाओ, क्या कर रहे हो, इसको बना जल्दी, लॉ ऑफ मेलस लिखो। मेलस लॉ से तुम्हें क्वेश्चन आएगा और कंफर्म आएगा। और इसमें एक और पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मेलस एक लाइन का है और एक ब्रूस्टर्स लॉ एक लाइन का है, खत्म है। ब्रूस्टर्स लॉ, इसका डेरिवेशन पहले रहता था बोर्ड में, तो मतलब कंफर्म रहता था, आना ही आना है। तो इसे तुम लोग तो बहुत वैसे कमजोर हो गए हो बे, कुछ पढ़े नहीं हो। कहो डूड, तब तुम लोग आइसोलेट कब हो रहे हो, मतलब वो होता है एग्जाम से पहले कुछ दिन पहले से बच्चे घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं, एक घर में पड़े रहते हैं, नहीं होना, तो फिर से आ रहा एग्जाम, हो जाना। अच्छा कोचिंग आते हो, चलिए अच्छी बात है, कुछ बच्चे कोचिंग के नाम पे नहीं आते हैं, हमको पता चला है। अभी लकी ड्रॉ में उनका नाम निकालेंगे। ऐसे कौन कौन है जो कि कोचिंग आते हैं लेकिन रास्ते में से गायब हो जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, किसी और रास्ते पे चले जाते हैं। हो गया, लॉ ऑफ मेलस लिखिए। अच्छा ये जरूर समझ लो, थोड़ा सा मिटा दिया फिर भी। मान लो कि यहाँ जो अनपोलराइज्ड लाइट है बालक, अगर इस लाइट की इंटेंसिटी अगर आई नॉट है, मान लेते हैं कितना है, आई नॉट है, तो जब ये बालक पोलराइज्ड होगी, क्या हो जाएगी, पोलराइज्ड हो जाएगी, तब लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो ठीक आधा हो जाती है। ये बात याद रखना, क्या होता है, ठीक आधा हो जाता है, वो लॉ ऑफ मेलस से आता है। तो अगला हेडिंग रहेगा लॉ ऑफ मेलस, नाम ही अजीब गरीब है। देखो बालक, यहां पे एक अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अब यहां पे क्या लगा है, पोलराइजर लगा। अब पूरा नहीं बना, लाइन सीधे समझ जाना, ठीक है। अगर हम
अगर हम इस पोलराइजर को किसी एंगल थीटा से रोटेट करा रहे हैं, ध्यान रखना थीटा एंगल कहां से होता है, वर्टिकल से होता है हमेशा। कहां से रहेगा, थीटा से, वर्टिकल से रहेगा। अभी हमारा क्या पोलराइजर ऐसे है, हम क्या किए उसको किसी एंगल थीटा से घुमा दिए, तब यहां जो लाइट रे आएगी इधर इस डायरेक्शन में, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो इसकी बारे मान लेते हैं इसकी इंटेंसिटी अगर कितनी है, आई नॉट है, और थीटा एंगल से रोटेट कर दिए, तो उस केस में बालक जो इंटेंसिटी होती है वो होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब लाइट की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। यही लॉ ऑफ माइनस होता है बस। अगर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे आते हैं, मान ले अगर बोल दिया कि भाई हमने पोलराइजर को 45 डिग्री से रोटेट कर दिया, तब बताइए लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, कितनी होगी। और ये कोई बात हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल से एंगल देता है, लेकिन हमें एंगल हमेशा कहां से लेना है, वर्टिकल से लेना। हालांकि मैं 45 बोला हूं तो कहीं से लेंगे 45 ही रहेगा। हाँ तो बताइए कितना होगा, आई नॉट बाई हाफ हो जाएगा। अगर वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर रोटेट करा रहे पोलराइजर को, तब 30 डिग्री पे वर्टिकल से 30 डिग्री, थीटा अगर 30 डिग्री हो गया तब 3/4 आई नॉट, यही होगा ना। बस यही से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस फॉर्मूले से। समझ में आ रहा है कैसे निकालना है इंटेंसिटी। ये फॉर्मूला लिखना है, लॉ ऑफ माइनस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, बस ये फॉर्मूला है। और क्वेश्चन घुमाता है कभी कभी, ये घुमा देता है कि एक बार लाइट चलिए यहां पे नहीं करेंगे, ये तो ठीक है जाने दीजिए, एक पोलराइजर और लगाइए, उसको वर्टिकल से 45 डिग्री पर रखिए यहां पे। अब बताओ लाइट जब यहां दूसरे वाले से पार करेगी तब लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी। अबे इससे पार करेगा तो आई नॉट बाई 2 हो गया, पढ़ाए थे अभी। अब इससे पार करेगा तो अब लाइट की इंटेंसिटी ये थोड़ा है, अब ये है इसके लिए, इसका भी आधा तो आई नॉट, अच्छा आई नॉट बोले थे, आई नॉट बाई 2 हो गया इनटू क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा आई नॉट बाई 2 टोटल आ, सॉरी 1/2, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा बालक। ठीक है, तो आई नॉट बाई 4। और क्वेश्चन घुमाने के लिए बोलेगा एक तीसरा और लगाते हैं, ठीक है, उसको 60 डिग्री पे लगाते हैं, तो इससे बताइए कितना होगा लाइट की इंटेंसिटी। तो यहां तक तो मिल गया है, आगे और निकालो। अबे 60 है, ये 60 है, आई नॉट बाई, अबे cos 60 कितना, स्क्वायर करो, नीचे 4 पड़ा है, कितना होगा आई नॉट बाई 16 हो गया। समझ गए, ऐसे कितने भी लगाते जाए, तुम हर जगह फॉर्मूला लगाते जाओ, तुमको आंसर मिलता जाएगा। हर पोलराइजर से पार करने के बाद लाइट की इंटेंसिटी कितनी होती जाएगी। आ रहा समझ में। ऐसे ही पिछली बार नीट में आया था क्वेश्चन, 8 पोलराइजर लगाया था, 8वें से पूछा था कि कितना लाइट की इंटेंसिटी होगा। होता है बहुत सिंपल सा, क्यों क्या किया है, बढ़ा दिया है, लेंदी कर दिया थोड़ा सा, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है हर जगह। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। तुमसे अगर इस लॉ ऑफ माइनस से क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस एक बात ध्यान रखना कि जो एंगल लेना है वो हमेशा वर्टिकल से लेना है। क्वेश्चन घुमाने के लिए कहां देता है, हॉरिजॉन्टल से। बच्चे जल्दी जल्दी में हॉरिजॉन्टल एंगल लेके सॉल्व कर देते हैं। हाँ ये आई नॉट बाई 2 रहेगा, ठीक है। कहा नहीं, वो कंसेप्ट मत लगाओ, वो अलग कंसेप्ट है, ठीक है। वो 0 से 2 पाई तक रोटेट कराते हैं, फिर इंटीग्रेशन करके लाते हैं। अब सोचो यहाँ लाइट की इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तुम्हारे हिसाब से, तो यहाँ भी आई नॉट होना चाहिए, पॉसिबल है नहीं है ना, वो तुम्हारे साथ। लेकिन इसको सॉल्व किया जाता है, ड्राइव किया जाता है इंटीग्रेशन करके, ठीक है। इसको 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करते हैं। 0 से π/2 तक क्यों करते हैं, क्योंकि ये तो 0 एक बार घुमा दो ऐसे π/2 से, तब भी तो वही मिलेगा। फिर इंटीग्रेट करते हैं, फिर फाइनल आया जाता है, तो आई नॉट बाई 2 आता है। ये प्रूफ किया जाता है, ठीक है। फिलहाल आप याद रखेंगे कि किसी भी पोलराइजर से जब लाइट पार करेगी तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, आई नॉट बाई 2 होगी।
बाकी उसके बाद की कहानी। फिर उसके बाद फॉर्मूला बता दीजिए। लेकिन यहीं पे भी अगर ए में लगा करके ऐसे लगा दिया है तब इसको यहीं पे लगाएंगे, तब यहां लगाएंगे, ठीक है। नहीं वेरी में इतना ज्यादा मत कर करो, ठीक है, वेरी स्मॉल करते रहे हो। एंगल आपको दिया रहेगा, ठीक है, और वही एंगल दिया रहेगा जो आपको पता है 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है, इसी में से एंगल देगा। और 3 एंगल दिया जाता है ज्यादा देखो तो, उसके बाद कोई एंगल बनता ही नहीं है। बाकी आपको वैल्यू नहीं याद है, अगर देता है तो आपको वैल्यू दिया रहेगा फिर, ठीक है। जब भी देगा 0 से 90 के बीच में एंगल देगा, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी दिया गया है 0 से 90 के बीच में दिया जाएगा और वही क्वेश्चन भी बनता है। उससे अगर रोटेट कराएंगे तो फिर नीचे से लगेगा एंगल लेने, कुछ और मिटा दे इसको बाहर। कर लो क्वेश्चन है। लास्ट टॉपिक देखते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। देखो बड़ा लाइट को पोलराइज करने के एक ही तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं, ठीक है। तो हम ब्रूस्टर्स लॉ में देखते हैं। ब्रूस्टर्स लॉ ये कहता है कि लाइट को पोलराइज हम लोग कह सकते हैं बालक, एक हमारे पास सरफेस है कुछ इस तरीके से मान लो। अच्छा हम लोग इससे पहले बालक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ लिए, लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़े और रिफ्रैक्शन पढ़े। लेकिन हम लोग रिफ्लेक्शन में सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, रिफ्रैक्शन में सिर्फ रिफ्रैक्शन पढ़े। लेकिन अगर हमारे पास कोई, क्यों बालक रो क्यों रही हो, सो रहे हैं, हाँ, तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए कोई भी अगर हमारे पास सरफेस है बालक, ठीक है, तो वहां पे सिर्फ रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा और या फिर सिर्फ रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा, दोनों होंगे। प्रैक्टिकली देखा जाए कोई भी सरफेस लो तो वहां पर रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। तो कोई लाइट है बालक यहां इंसिडेंट कराइए, मान लेते हैं कि ये हमारा रेयर मीडियम है, क्या है, रेयर मीडियम है, और सपोज कर लेते हैं एयर है, छोड़ो, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, और इधर कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। अब लाइट रे बालक किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो इधर बेंड कर जाएगी, बेंड कर जाएगी कहीं इस डायरेक्शन। ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर। कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी, ठीक है, दोनों प्रोसेस हो रहा है। अब एक चीज देखो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना। मान लो अब यहां से जो लाइट रे आ रही होगी बालक, अनपोलराइज्ड लाइट होगी, उसका वाइब्रेशन चारों डायरेक्शन में हो रहा होगा, क्या, कोई नॉर्मली कोई लाइट है तो लाइट कैसी होती है, अनपोलराइज्ड लाइट होती है जिसका वाइब्रेशन चारों तरफ होता है। अब वो सभी लाइट या सभी वाइब्रेशन यहां आके गिरेंगे, टकराएंगे इस सरफेस से। अब एक चीज समझो, अहम है कि नीचे सरफेस है, थोड़ा सा गीला सरफेस है, मान लो यहां ऊपर से कुछ सपोज करो पेन मैंने गिराया, तो जो वाइब्रेशन ऐसे हो रहा होगा वो क्या करेगा वाला, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हो जाएगा क्या, बोलो, जो वाइब्रेशन हॉरिजॉन्टल हो रहा होगा वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होगा। कौन नीचे धसेगा, पेन को ऐसे गिराओ, क्या करेगा, धस जाएगा क्या, ठीक है। तो जो वाइब्रेशन बालक ऐसे वर्टिकल हो रहा होगा वो क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा या उसका रिफ्रैक्शन होगा, और जो हॉरिजॉन्टल हो रहा होगा उसका रिफ्लेक्शन होगा क्या। अच्छा ऐसे वाले को हम क्या करें, डॉट में दिखा दें, बोलो। अब दोनों को देखो, क्या दोनों केस में लाइट पोलराइज हुई है, क्या सिंगल डायरेक्शन में हो रहा है। तो लाइट का पोलराइजेशन रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन से भी कराया जा सकता है, केवल पोलराइजेशन ग्रास से भी नहीं करा सकते हैं हम लोग, इस तरीके से भी करा सकते हैं। और उसके लिए वाला किसी एंगल पे इंसिडेंट कराया जाता है, ठीक है, किसी एंगल पे इंसिडेंट कराया जाता है, उस एंगल को बोला जाता है हमारा आईपी। हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे इंसिडेंट कराएंगे तो ये वाला भी लाइट पोलराइज्ड होगी और ये वाली भी लाइट पोलराइज्ड होगी, ठीक है। तो फार्मूला आता है ब्रूस्टर्स लॉ से, म्यू इज इक्वल टू tan IP। तुमको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट हो रही है, सॉरी रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। IP कोई एक दिया रहेगा, दूसरा पूछ लेता है, या IP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स म्यू। तुमसे वाला पूछ लेता है, डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है कि ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है, ऑप्शन रहेगा इसमें से,
तो ये ठीक है, उसको टिक करना, आगे चलना। फॉर्मूला है ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 10 IP। इसका प्रूफ बोर्ड में अगर रहता था पोलराइजर तो खूब पूछा जाता था, कंफर्म रहता था इसका डेरिवेशन ब्रूस्टर्स लॉ का। हालांकि डेरिवेशन से नहीं मतलब है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। यही ब्रूस्टर्स लॉ होता है, म्यू इज इक्वल टू क्या 10 IP। म्यू समझ में आ रहा है, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हो पहले से। आईपी क्या है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। हालांकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, आई यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, लेकिन हम यहाँ क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन नाम दे देते हैं, बस रहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ही। अगला, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। क्या करना है अब, कल के लिए मुहूर्त थोड़ा निकलवाएंगे। चले जाने से आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।